बैक टू द टॉपिक। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बाद हम अब नया प्रोटोकॉल पढ़ने लगे हैं, पाइपलाइन। और पाइपलाइन जो है उसमें गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। अब गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट है ना, इन प्रोटोकॉल में सबसे पहली चीज ये होती है कि देखिए आपके पास इतने सारे पैकेट्स हैं जो जिन्होंने जाना है, जिन्होंने मतलब रिसीवर के पास जाना है, ठीक है। होता ही है कि आप एक विंडो साइज सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने एक विंडो साइज सिलेक्ट की है n, ठीक है। अब इस विंडो में क्या होगा, इस विंडो में वो पैकेट्स होंगे जो आप एट ए टाइम पे इकट्ठे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इकट्ठे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं मतलब क्या कि आपने, अब ये भी हो सकता है कुछ पैकेट आप अभी भेज रहे हैं, कुछ पैकेट जो है वो चले गए हैं बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आई, ठीक है ना। तो विंडो साइज से मुराद ये होती है, आप करते हैं कि अगर ये 8 पैकेट हैं, 8 सीरियल नंबर है, ठीक है ना टोटल, तो विंडो साइज हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है। अब 4 साइज है हमारी विंडो की, तो आप देखें 0 1 2 3, इसका मतलब है हम ब्लू लाइन में जो नजर आ रहा है ना, हम एट ए टाइम पे इसको भेजना चाह रहे हैं। अब फर्क करें, अब एक और चीज थोड़ी सी आपको रिपीट करवाता हूँ, और बल्कि सॉरी इसके बाद वो होगा यूज, ठीक है, छोड़े। अब उसमें होगा क्या, सॉरी माजूद करता हूँ कि मैंने कुछ कहना चाहा था पर वो इररिलेवेंट था, क्योंकि वो टॉपिक अभी हम कवर कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि वो कवर कर लिया। अब ये विंडो देखें, आप इसमें पैकेट 0 1 2 3 जब भेज रहे हैं ना, ये विंडो यहीं पे ही है, ठीक है ना। अब ये विंडो यहीं पे रहेगी जब तक, विंडो यहीं पे रहने का मतलब क्या है कि ये हम इकट्ठे पैकेट भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये इकट्ठे पैकेट जा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये पैकेट रिसीव होंगे रिसीवर के पास, तो रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव किया, आगे सेंड कर दिया, आगे सेंड किया मतलब एप्लीकेशन लेयर को सेंड किया, हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे है ना, ये एप्लीकेशन लेयर को सेंड कर देगा। पैकेट 1 रिसीव किया, आगे सेंड कर देगा। अब फर्ज करें पैकेट 2 रिसीव किया, पर पैकेट 2 रिसीव हुआ ही नहीं, वो लॉस हो गया, तो ये क्या करेगा, गो बैक एंड बाकी इसके बाद जितने भी पैकेट होंगे उन सबको ये डिस्कार्ड कर देगा। ये डिस्कार्ड क्यों कर रहा है, इसकी वजह ये है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रिलायबिलिटी के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक तो पैकेट आपका सक्सेसफुली पहुंच जाए, दूसरा उसमें एरर ना हो, तीसरा वो इन ऑर्डर हो, ऑर्डर में हो, तरतीब में हो। ये नहीं हो सकता कि हम पैकेट 2 हमारे पास पहुंचा ही नहीं है और पैकेट 3 को हम रिसीव करके आगे भेज दें, ठीक है। तो पैकेट 2 क्योंकि हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, गो बैक एंड क्या करता है कि पैकेट 2 के बाद जितने भी पैकेट आते हैं ना, उसको रिसीव करके डिस्कार्ड कर देता है। इसने देखा, रिसीव करके डिस्कार्ड कर दिया, और जो भी पैकेट रिसीव करेगा ना, बट एक्नॉलेजमेंट सिर्फ पैकेट नंबर 1 की भेज रहा होगा बार बार। अब सेंडर जो है वो देखेगा कि यार मेरे पास जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो पैकेट 0 की आई और पैकेट 1 की आई, पैकेट 2 की तो आई नहीं, ये क्या मामला है। वो क्या करेगा, जितने विंडो में होंगे ना पैकेट्स वो ट्रांसफर कर देगा सारे, ठीक है। अब 0 ट्रांसफर हो गया था, 0 कर दिया, 1 हो गया, 1 भी हो गया। अब क्योंकि 0 और 1 की एक्नॉलेजमेंट भी हमें मिल चुकी है, यहाँ पे 0 और 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, तो ये विंडो थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ठीक है ना। पहले 0 की मिली तो थोड़ी सी आगे चली, फिर अब 2 पे ये रुक गई है, 2 पे ये विंडो जो है ना वो रुक गई है। विंडो रुकी क्यों है, विंडो रुकी इसलिए क्योंकि 2 की एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आई है, और 2 के बाद जितने भी पैकेट है ना इसने डिस्कार्ड कर दिए, रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दिए। अब आपको पता है टाइमर लगी हुई होगी, तो टाइमर जो है ना वो बताएगी कि यार क्योंकि हमारे पास पैकेट पहुंचा ही नहीं है 2, तो क्या करेगा सेंडर, फिर से ये पैकेट नंबर 2 ट्रांसफर करना शुरू करेगा। अब पैकेट 2 ट्रांसफर करेगा तो पैकेट 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा। अगर ये सारे के सारे पहुंच गए और इन सबकी इकोनॉमिक पहुंच गई, फिर कहेगा ये कि ठीक है मुझे सारे पैकेट मिल गए, ठीक है। और ये विंडो साइज जो है वो आगे आगे बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक आती जाएगी ये विंडो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मजे वाली चीज वो ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एक तो सीक्वेंस नंबर आपको आप देख रहे हैं कि काफी सारे, ठीक है, पहले 0 और 1 होता था, अब काफी सारे, ठीक है। दूसरा, विंडो के अंदर एक मखसूस पैकेट होते हैं, लिमिटेड पैकेट होते हैं, ठीक है। तीसरा, एक चीज और इसमें होती है जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम एट ए टाइम पे जितने भी पैकेट भेज रहे हैं उन सबकी इकट्ठी जो है ना एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट से मुराद क्या है कि फर्ज करें पैकेट 0 भेजा, पैकेट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा। अब पैकेट 0 और 1 तो इकट्ठे जो है ना वो हमें रिसीव हो चुके हैं, तो बजाय इसके कि हम पैकेट 0 की अलग से एक्नॉलेजमेंट भेजें, पैकेट 1 की अलग से भेजें, हम सिर्फ पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट जब पहुंचेगी ना तो वो समझ जाएगा कि पैकेट 1 तक मुझे जो है ना सक्सेसफुली मिल गए हैं मेरे पैकेट, बाकी नहीं मिले। अब फर्ज करें हमने पैकेट 1 2 और 3 भेज लिया,
पैकेट 1, 2 और 3 और 4 और 5 पांचों पैकेट भेजे हैं और पांचों के पांचों रिसीव हो गए हैं, तो रिसीवर हमें पांचों की इक्विवलेंट नहीं भेजेगा, रिसीवर सिर्फ हमें एक की इक्विवलेंट भेजेगा, और वो कौन सा है? 5वां नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है। सेंडर देखेगा कि जब मेरे पास हाईएस्ट नंबर की इक्विवलेंट आ चुकी है तो वो समझेगा कि बाकी पैकेट भी सक्सेसफुली पहुंच गए। अगर फर्ज करें बीच में तीसरा नंबर पैकेट मिस हो गया तो वो इक्विवलेंट भेजेगा सिर्फ 2 नंबर पैकेट तक की, आगे जितने भी पैकेट हैं वो डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे भी आप देखें, ये बेशक आपको नजर आ रहा है कि एक एक इक्विवलेंट भेज रहा है, बट ये असल में एक एक इक्विवलेंट नहीं भेजता, ये क्यूमुलेटिव इक्विवलेंट भेजता है, जिसको कहते हैं इकट्ठी इक्विवलेंट भेजना। ठीक है, इसमें एक मसला है, वो मसला ये है कि यार अगर एक पैकेट बीच में ड्रॉप हो गया तो सारे पैकेट हमें रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं, ये तो काम खराब है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने बताया था ना कि सेंडर और रिसीवर, जो सेंडिंग करना पैकेट का और जो रिसीविंग करना, इसमें भी हमारी एनर्जी जाया होती है। तो अगर हम ये काम, इसमें टाइम जाया कर रहे हैं अपना, एक तो एनर्जी जाया कर रहे हैं, दूसरा टाइम भी जाया कर रहे हैं, तो ये हम प्रोटोकॉल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये माइक किसका खुला है यार? माइक बंद कर दो। ओके, तो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि पैकेट 2 अगर रिसीव नहीं हुआ ना तो पैकेट 3 और 4 को भी और 5 को भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। तो इसका हल ये है कि हम इसको बफर कर सकते हैं, रिसीवर साइड पे ना हम उसको सेव कर लेते, आगे एप्लीकेशन लेयर को ना भेजते, ठीक है ना। बट हमें मजबूरन क्या करना पड़ा है, हमें मजबूरन ये करना पड़ा है कि पैकेट 3, 4, 5 जो है ना उसको हमें फिर से ट्रांसमिट करना पड़ता है, और रीट्रांसमिशन की कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ जो है वो अपना एनर्जी, कि सेंडर और रिसीवर जो है उनको एनर्जी भी ज़ाया करनी पड़ती है और जो अपना टाइम भी ज़ाया हो रहा है, ठीक है ना। अब इस चीज को आगे एक प्रोटोकॉल आता है सिलेक्टिव रिपीट, वो इसको टैकल करता है, ठीक है। वो कैसे टैकल करता है उसको देखते हैं। बट गो बैक एन का मसला क्या है कि अगर एक भी पैकेट मिस हो गया तो उसके आगे वाले जितने पैकेट हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, कोई बफरिंग मैकेनिज्म नहीं है। आपको पता है कि बफरिंग मैकेनिज्म जो है ना वो मतलब समटाइम मेमोरी है, मेमोरी मतलब कॉस्ट, मेमोरी स्टोर करने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए होती है। तो हमारी कुछ एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें हम सेंसर वगैरह के साथ या किसी चीज के साथ हम जो है वो मेमोरी अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है ना, तो वहां पे ये गो बैक एन प्रोटोकॉल हमारे लिए अच्छा है। बट वहां पे बुरा है जहां पे मेमोरी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें क्यूमुलेटिव इक्विवलेंट होती है, दूसरा जो टाइमर होता है ओल्डर। अब फर्ज करें पैकेट 0 भेजा ना तो टाइमर हम पैकेट 0 के लिए रखेंगे। अगर पैकेट 0 जो है वो मिल गया है फिर हम जो है वो पैकेट 1 के लिए रखेंगे टाइमर। इस तरह से टाइमर सेट होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब जो विंडो है आपकी, विंडो में कुछ ऐसे पैकेट भी हो सकते हैं जो कि हमने भेज दिए हैं बट उसको अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, और विंडो में कुछ ऐसे भी पैकेट हो सकते हैं जिनको हम अभी भेजने लगे हैं, जिनको अभी भेजा नहीं है, भेजने लगे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है पाइप है ना, वो इकट्ठे भेजे जा रहे हैं, पर पहले एक पहुंचेगा फिर दूसरा पहुंचेगा ना, इस तरह से जाएगा। अच्छा, तो ये है सारा आपका गो बैक एन का, ठीक है। तो गो बैक एन में जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो कैसे करता है कि वो जितने भी पैकेट रिसीव करता है, अगर तो एक पैकेट बीच में मिस हो गया सबको डिस्कार्ड कर देगा, ताकि हमारे पास डेटा जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इस चैलेंज को निपटने के लिए हमने सिलेक्टिव रिपीट इस्तेमाल किया है। सिलेक्टिव रिपीट कहता है कि यार अगर आपका एक पैकेट गुम हो जाता है तो आप सजा बाकियों को ना दो, आप सिर्फ उस पैकेट को रीट्रांसमिट करो जो पैकेट गायब हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पैकेट, ये एक विंडो है 4 साइज की, एन का मतलब 4 साइज है, ठीक है ना, विंडो की साइज है, एन मतलब विंडो की साइज। अब यहाँ पे देखें 0 पैकेट पहुंच गया, रिसीव हो गया और उसकी इक्विवलेंट चली गई, 1 पैकेट पहुंच गया, उसकी इक्विवलेंट चली गई, 2 पैकेट पहुंचा ही नहीं। अब 2 पैकेट पहुंचा नहीं, उसके बाद 3 पैकेट पहुंच गया। अब रिसीवर को पता है कि मुझे तो 2 पैकेट चाहिए था, ये 3 पहुंच गया, वो क्या करेगा 3 पैकेट रख देगा और उसकी इक्विवलेंट भी भेज देगा। बट 2 पैकेट की इक्विवलेंट भेजेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पैकेट तो उसे मिला ही नहीं है। अब 2 पैकेट पे जो है ना टाइमर चल रही होगी, अब बाकी सारे पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट सारे पैकेट जा रहे होंगे। अब विंडो आपकी 1 वाले पैकेट पे जो ना, और ये जो 2 वाला पैकेट है ना वहां पे रुक जाएगी, क्योंकि 2 पैकेट पहुंचा ही नहीं। अब जैसे ही टाइम आउट होगा तो ये 2 पैकेट फिर से ट्रांसमिट होगा। जब 2 पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा ना तो बफर में जितने भी पैकेट पड़े हुए 3, 4, 5 आगे वाले सारे पैकेट क्या हमने बफर किए होंगे। ये देखें पहले बफर नहीं है, डिलीवर लिखा हुआ है,
उसके बाद 3 पैकेट भी बफर्ड है, 4 भी बफर्ड है, 5 भी बफर्ड, क्योंकि ये हम आगे नहीं भेज सकते, तब में आगे भेजने होते हैं, ठीक है ना। आगे मतलब एप्लीकेशन लेयर को नहीं भेज सकते। जब पैकेट 2 रिसीव हो जाएगा तो हम आगे भेजेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैकेट हमारे पास मिसिंग है तो उसी को भेज रहे हैं। एक और इसकी मिसाल है कि अगर हम 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक पैकेट भेज रहे हैं और हमारे पास इवन नंबर पैकेट रिसीव हो गए, ऑड नंबर पैकेट मिस हो गए, तो हमें सिर्फ ऑड नंबर पैकेट्स की जो है ना वो रीट्रांसमिशन की जरूरत है, ठीक है ना। हमें सारे के सारे पैकेट्स को रीट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, बट गो बैक एन में सारे के सारे मुझे रीट्रांसमिट करने पड़ते, ठीक है। एक चीज। दूसरा इसमें जो फर्क है वो ये है कि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। वो क्या करता था, अगर 5 पैकेट जा रहे हैं तो जो 5वां नंबर पैकेट है उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि यार ये पहुंच गया है। अगर 5वां नंबर पैकेट पहुंच गया है मतलब सारे पैकेट उससे पहले वाले पहुंच गए। इसको कहते थे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। सिलेक्टिव रिपीट में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं चलती। वो क्या करता है, एक एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट जाती है। आप यहाँ पे देखें, एक एक पैकेट की, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई उसको हम रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई हमें इसमें एक एक पैकेट की जो है वो रीट्रांसमिशन करनी पड़ती है और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी पड़ती है, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो सेंडर है, सेंडर की जो विंडो है वो n कंसेक्टिव सीक्वेंस नंबर होते हैं। n कंसेक्टिव सीक्वेंस नंबर से मुराद है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होते हैं, ठीक है ना। और ये उसकी एक डायग्राम है जिसमें सिलेक्टिव रिपीट जो है ना, ये एक विंडो साइज है उसकी। ये विंडो साइज में आप देख रहे हैं कुछ पैकेट हैं जो अभी सेंड कर दिए हैं बट एक्नॉलेज नहीं हुए, कुछ पैकेट जो है वो एक्नॉलेज हो चुके हैं, उसमें नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, उसमें अगर पैकेट एक्नॉलेज हो गया तो हम आगे बढ़ चुके होंगे, बट क्योंकि इसमें बीच में से कुछ एक्नॉलेज हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, तो हमारी विंडो जो है ना इधर ही अटक रही है। अच्छा, और कुछ अभी पैकेट हैं जिनको अभी हमने भेजना है। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर की टर्मिनोलॉजी इसने यूज की है। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि अगला सीक्वेंस नंबर कौन सा है जो हमने भेजना है, अगला पैकेट कौन सा है जो हमने भेजना है, ठीक है ना। अच्छा, तो टोटल हमारे पास पैकेट्स एट अ टाइम पे जो जा रहे होंगे वो n होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अब ये जो सिनेरियो है, एक मिनट, हाँ यहाँ, बल्कि इससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूं वो वाली, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब आपको मैंने एक कैलकुलेशन दिखानी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है ना वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है आपके चैनल को, और जो आपके पास जो प्रोटोकॉल है पाइपलाइन वो ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अब इसका मिसाल लेते हैं। पहली चीज जो समझने वाली इसमें है ना वो ये है कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं अपने घर पे ना पीटीसीएल का कनेक्शन लगाया और ये कह के लगाया है कि मुझे ना यूसीपी का काम करना है। अब सारा दिन तो मैं यूसीपी का काम नहीं करता, तो अगर मुझे अपने पीटीसीएल की कनेक्शन की यूटिलाइजेशन देखनी है, यूटिलाइजेशन मतलब क्या, जो मेरे जॉब के लिए वो मैंने चैनल को सही तरीके से यूटिलाइज किया है। बाकी मैंने फेसबुक भी चलाया होगा, न्यूज भी सुनी होगी, मूवी भी देखी होगी, कुछ अपनी पीएचडी भी सर्च की होगी, कुछ और भी काम किया होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि वो टाइम जो मैंने यूसीपी के लिए सर्व किया होगा वो टाइम होगा मेरा इफेक्टिव टाइम, ठीक है ना। और बाकी सारा टाइम जो है वो वेस्टेज टाइम है। तो मैं अगर 24 घंटे में फर्ज करें मैं 18 घंटे इंटरनेट चलाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो 18 घंटे में से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने जो है ना यूसीपी का जो है ना वो कितना चलाया है। लेट सपोज मैंने 4 घंटे सिर्फ यूसीपी के लिए चलाया है, तो टोटल टाइम में अगर निकालूं तो क्या क्या निकलेगा, 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम, और 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 18 घंटे। 4 घंटे मैंने यूसीपी के लिए लगाए हैं, 18 घंटे मैं बैठा हूं, इसको हम कहेंगे टोटल आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इसी तरह से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आपका है। अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या है कि हमने पैकेट भेजा और उसका रिप्लाई आया, रिप्लाई मतलब उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, इसको हम कहेंगे राउंड ट्रिप टाइम, क्योंकि मैसेज भेजा उसका रिप्लाई आया वापस उसी डेस्टिनेशन पे, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। एक टाइम ये खर्च होता है। दूसरा टाइम खर्च होता है पैकेट को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। क्या ऐसी बात है, पैकेट है अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगता है, आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम प्लस में पैकेट ट्रांसमिशन टाइम, जिसमें से हमारा इफेक्टिव टाइम कौन सा है, इफेक्टिव टाइम सिर्फ वो वाला टाइम है जो हमें पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में है। उसकी इकोनॉमिक, ये तो ओवरहेड है ना। असल में तो वो मैंने जैसे आपको पे लोड और ओवरहेड में फर्क समझाया था, ये पे लोड का मतलब है एक्चुअल डेटा, बाकी सारी तो ज्यादा ओवरहेड बिट्स है ना, ठीक है ना। तो
एक्चुअल काम तो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना था, बाकी उसके पीछे एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, रीट्रांसमिशन हो रही है, ये तो हम चैनल में फजूल काम कर रहे हैं। मेन काम तो डेटा भेजने का है। तो डेटा भेजने का टाइम कितना है हमारे पास, L/R जो ट्रांसमिशन टाइम है, और जो टोटल टाइम कितना लगा है डेटा को ट्रांसफर करने में सक्सेसफुली, राउंड ट्रिप टाइम प्लस में L/R। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर आप देखें तो इसने कहा है कि हमारे पास एक 1 GB का लिंक है जिसमें हमारे पास 8000 बिट्स हमने सेंड करने हैं, तो उसका ट्रांसमिशन टाइम निकालें 8000 डिवाइड बाय 1 GB, तो 8 माइक्रोसेकंड निकलता है। ठीक है, अच्छा और अब चैनल यूटिलाइजेशन टाइम कैसे निकालेंगे? चैनल यूटिलाइजेशन टाइम का मतलब है कि टोटल टाइम चैनल बिजी कितना रहा है, तो बिजी मतलब कि राउंड ट्रिप टाइम प्लस में L/R। ठीक है, और उसमें से हमने इफेक्टिव कितना यूटिलाइज किया है, L/R। वही यूसीपी वाला मिसाल, टोटल इंटरनेट कितनी दफा चला है, 18 घंटे, उसमें यूसीपी का काम कितने घंटे किया है, 3 घंटे, तो 3 घंटे डिवाइड बाय 18 घंटे, तो टोटल टाइम लगा है पैकेट को भेजने में RTT प्लस L/R, और इफेक्टिव टाइम क्या था, L/R। ये है चैनल यूटिलाइजेशन, ये निकलती है 0.0027, मतलब 1% से भी कम हो रही है, हमने बहुत कम चैनल को यूटिलाइज किया है। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन हम अगर आपके उसके लिए करें पाइपलाइन प्रोटोकॉल के लिए, तो पाइपलाइन प्रोटोकॉल में बाकी तो हमारे पास L/R ये सब सेम रहेगा, ऊपर जो है 3L/R आ जाएगा, क्योंकि अब उस टाइम में हम 3 पैकेट इकट्ठे भेज रहे हैं। जब 3 पैकेट इकट्ठे भेज रहे हैं तो उसका मतलब है कि इफेक्टिव टाइम कितना था, 3L/R। तो 3L/R जो है, अब अगर हम उसी प्रॉब्लम में डिवाइड वो वैल्यू डाल के करेंगे तो हमारे पास निकलता है चैनल यूटिलाइजेशन 0.0008, पहले क्या निकला था 0.0027। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा चैनल यूटिलाइजेशन जो है वो अभी भी कम है, बट हमने इंप्रूव किया है। ठीक है, हमने इंप्रूव किया है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कि हमारे चैनल को हम ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो अगर हम 3 की जगह 4 पैकेट भेजेंगे, 5 पैकेट भेजेंगे, तो हमारी यूटिलाइजेशन और इंप्रूव कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो चैनल यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है। बट मुझे लास्ट क्लास में भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर फिर ऐसे तो हम सारे पैकेट भेजते हैं, चैनल की जो है गुंजाइश भी तो होती है। देखें, इसमें ये होता ये है कि आपका जो सेंडर और रिसीवर है ना, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने विंडो की साइज कितनी रखनी है, मतलब हमने एट ए टाइम पे इकट्ठे कितने पैकेट भेजते हैं। आगे जाके मैं इसको समझाऊंगा भी जब कंजेशन कंट्रोल कर रहे होंगे हम, बट अभी मैं आपको इसकी हिंट ये देता हूँ कि होता ये है कि सेंडर है ना, पहले 1 पैकेट भेजता है, देखता है कि वो पहुंच गया, फिर 2 पैकेट भेजता है, देखता है वो पैकेट पहुंच गया, फिर 4 भेजता है, फिर 8 भेजता है, एक्सपोनेंशियली जो है ना वो भेजता रहता है। जैसे ही देखता है कि पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो गए, इसका मतलब चैनल की गुंजाइश खत्म हो गई है, वो इसको लिमिट कर देगा, इस विंडो साइज को कम कर देगा। ठीक है ना, तो असल में इस तरह से होता है। ठीक है ना, बट मैं इस डिस्कशन में अभी नहीं जाना चाह रहा, ये हम जब कंजेशन कंट्रोल पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो बेसिकली फर्क क्या है गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट में, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। गो बैक एन में क्या होता है कि सेंडर कैन हैव अप टू n अनएक्नॉलेज्ड पैकेट इन पाइपलाइन। ठीक है ना, आपके पास n नंबर सारे के सारे पैकेट जो है ना अनएक्नॉलेज हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, अगर पहला पैकेट ही सही नहीं पहुंचा तो जाहिर सी बात है आपने सारे के सारे री ट्रांसमिट करने होंगे। सिलेक्टिव रिपीट में क्या कहता है कि सेंडर कैन हैव अप टू अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स इन पाइपलाइन। सिलेक्टिव रिपीट में भी ऐसे ही है कि सारे के सारे पैकेट अनएक्नॉलेज्ड हो सकते हैं। रिसीवर सेंड क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर जो है ना हर पैकेट की अलग-अलग गो बैक एन में जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, इकट्ठी भेजता। और जो सिलेक्टिव रिपीट है उसमें हर पैकेट की अलग-अलग जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो मिस हो गया हम उसको फिर से रीट्रांसमिट करेंगे। सेंडर हैज टाइमर फॉर ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट, आपके पास वो पैकेट मतलब टाइमर जो सेट होती है ना सेंडर की, वो उसके लिए होती है जो हमारे पास लास्ट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट है। ठीक है ना, अगर हमने पैकेट 0 भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो टाइमर हमारी उसके लिए सेट होती है, फिर हमारी टाइमर पैकेट नंबर 1 के लिए सेट होती है। ठीक है ना, फिर हमारी टाइमर पैकेट 3 नंबर के लिए सेट होती है, पर टाइमर एक ही होती है हमारे पास। ठीक है, व्हेन टाइमर एक्सपायर रीट्रांसमिट ऑल पैकेट इन द विंडो स्टार्टिंग फ्रॉम अनएक्नॉलेज्ड पैकेट। क्या मतलब कि अगर हमारा फर्ज करें जो पहला सिनेरियो था गो बैक एन में, हमने पैकेट 0 ट्रांसफर सक्सेसफुली कर दिया, 1 भी कर लिया, उसके बाद 2 पैकेट अगर नहीं हुआ तो टाइमर उसके लिए सेट होगी, 3 पैकेट भेज दिया, 4 भेज दिया, बट 2 पे जो ना आपकी टाइमर अटकी रहेगी। जैसे ही टाइमर खत्म होगी
हम 2 से लेके 3, 4, 5 आगे जितने भी पैकेट्स हैं उनको फिर से रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपके पास गो बैक एन में। बट सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, हर पैकेट के लिए हम एक अलग टाइमर बनाते हैं। जाहिर सी बात है, टाइमर अगर अलग बनाएंगे तो हमें खर्चा भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो, कुछ सिनारियो होते हैं जो खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ सिनारियो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने पास एक सर्वर इंस्टॉल कर लें, या अपना पीसी जो है वो उसमें 32 GB की रैम लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, कहने में तो कुछ नहीं जाता, खर्चा करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो आपके पास पता नहीं बजट हो भी या नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एक जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसमें। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले पहले जो है आपको एक चीज, एक रिलेशनशिप समझाना है, और उस रिलेशनशिप का नाम है सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज, ठीक है। सीक्वेंस नंबर और जो विंडो साइज है ना, उसका आपस में गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। और वो क्या है, ठीक है, के का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स। अगर हमारे पास 2 बिट हैं तो कितने से कम नंबर होंगे, 4, क्योंकि आपको पता है 2 बिट में हम 4 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक। अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं, अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं, के हमारे पास 3 है, तो टोटल बिट्स हमारे पास कितने होंगी, टोटल हमारी बिट्स होंगी और टोटल हमारे पास नंबर होंगे 8। तो जो विंडो साइज है ना n, वो हमेशा जो आपके सीक्वेंस नंबर है या तो उसके बराबर होता है, उसके हाफ के बराबर होता है, या उससे भी कम होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। सीक्वेंस नंबर जो है ना वो आपके ये जो सॉरी विंडो साइज जो है ना, विंडो साइज एट अ टाइम पे हम कितने कच्चे पैकेट भेज सकते हैं, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किसके, अगर हमारे पास 3 बिट है, मतलब हम एट अ टाइम पे 8 पैकेट भेज सकते हैं, तो हमारी विंडो साइज क्या होगी, 4, क्योंकि 2 पावर 3 का मतलब है 8, 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना हुआ, 4। तो हमारी विंडो साइज जो ना या तो 4 से छोटी होगी या 4 के बराबर। तो ये एक रिलेशनशिप है। मैं आपको मिसाल के तौर पे दे दूं कि यार सीक्वेंस नंबर ये वाले हैं, मुझे बताएं कि विंडो साइज क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर सीक्वेंस नंबर ये है ना, तो आप 2 पावर ये निकालें, जवाब डिवाइड 2 से करें, तो इससे लेस देन या इक्वल होगी इसके आपकी विंडो साइज, ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास जो है ना वो इस्तेमाल होती है टू फाइंड आउट द विंडो साइज, ठीक है ना। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से देखने से पहले एक रेफरेंस ले लेते हैं और फिर हम आगे डिस्कशन